शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे मैं निरंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा क्लास होगा सोशल स्टडीज के ऊपर, सामाजिक अध्ययन के ऊपर। कुल 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें बाकी के बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल VVI क्वेश्चंस हैं, इनमें से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और समझते चलिएगा। और जहाँ तक PDF की बात है तो जितने भी मॉडल सेट मैं ला रहा हूँ सारे PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे मॉडल सेट जितने भी आ रहे हैं, इसके पहले हमारे जितने क्लासेस आए हैं वो सारे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो वहाँ से जुड़ करके आप PDF को ले सकते हैं और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी चलिए क्लासेस की ओर बढ़ते। पहला सवाल लेते हैं, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? यहाँ हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है और क्लास 10 के हिस्ट्री बुक से ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी इसमें हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 10 से ले लिए गए हैं। इसके बाद आपको ज्योग्राफी से सवाल मिलेंगे और बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो अगले क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बताइए जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रशा ने। प्रशा ने ही जाल्वे राइन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस, और इसका सही आंसर है लेनिन। लेनिन ने अप्रैल थीसिस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ये बुक भी है। दास कैपिटल बहुत ही फेमस बुक है और इसके रचयिता का नाम बताना है आपको। टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, गैरिबाल्डी, स्टालिन। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। और लियो टॉलस्टॉय की एक फेमस बुक है वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार पूछा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है सही। अगला प्रश्न है, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? कोलोन, तो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था, उन्हें कोलोन कह करके पुकारा जाता था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, फ्रांसीसी नागरिकों को। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन इंटरफेस पे तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। खुद ब खुद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर सबमिट हो जाएगा आपका और अगला क्वेश्चन आ जाएगा। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि क्या हम किसी प्रश्न को छोड़ करके दूसरे प्रश्न पर डायरेक्ट बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं। आपके राइट साइड में इधर क्वेश्चन पैलेट रहता है, ठीक है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ रहता है। इस प्रकार से आपको टोटल 150 प्रश्नों का लिस्ट इधर रहेगा, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 150 तक के प्रश्न आपके सामने रहेंगे। आप कभी भी किसी भी प्रश्न पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न को देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीरियली से बनाते चलें। और आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस रहेंगे कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप उसका आंसर नहीं जानते हैं तो सिंपली मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, आप आगे बढ़ जाइएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा और उसका आंसर आप फिर बाद में दे सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको बनाना है, क्योंकि निर्धारित समय सीमा में अगर आपने प्रश्नों को हल नहीं किया तो फिर 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यहाँ ऑनलाइन इंटरफेस होता है, समय चलते रहता है और जैसे ही आपका
2.5 घंटे का टाइम कंप्लीट होता है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपने आंसर किए होंगे वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहला चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा चीज़ है कि किस सेक्शन को आपको किस स्पीड से बनाना है और किस सेक्शन के लिए आपको ज़्यादा समय बचा करके रखना है। आप लोगों को पता है कि 2 सेक्शन इसमें ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जल्दी से जल्दी आप ये सोशल स्टडीज़, मैथ्स कहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इनको जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम बचा करके रखना होगा, क्योंकि अगर आप मैथ और रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचाते हैं तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रश्न भी छूट जाए जिन्हें आप जानते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी आपको ये अपनानी है कि आप फटाफट से प्रश्नों को सेक्शन वाइज अगर बना हुआ होगा तो सेक्शन वाइज देखते चलें, और जिनका आंसर आता है फटाफट उनके आंसर करते जाएं, ठीक है। और जिनका आंसर नहीं आता उनको स्किप करते जाएं, छोड़ते जाएं उनको, ठीक है। उनके ऊपर बाद में आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपके जो सही प्रश्नों के उत्तर होंगे उनके भी मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है। तो इन सारे ट्रिक्स को, इन सारे टिप्स को आपको दिमाग में रखना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, सेक्शन वाइज आपको देखना है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम बचा करके चलना है, और आपको रफ पेपर का सेट वहाँ पे दिया जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग के लिए रफ उसी पे आपको करना है। बाद बाकी और भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ को लेकर के तो आप हमें कमेंट करके पूछें। एग्जामिनेशन से संबंधित सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज हैं कि केवल इंग्लिश में ही आएगा। मॉक टेस्ट वाला एक जो इंटरफेस आया है वो एकदम बेकार है। मैं किसी भी स्टूडेंट को उसमें सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट BSCB ने जारी किया उसमें जा कर के प्रैक्टिस करें, क्योंकि ना तो उसका इंटरफेस ढंग का है और ना ही क्वेश्चंस उस स्तर के दिए हुए हैं। तो मॉक टेस्ट से बढ़िया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और उसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। ये सारे बटन भी नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे इंटरफेस में रहते हैं, जो कि बटन आपको वहाँ देखने को नहीं मिल रहे मॉक टेस्ट में। और मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि केवल इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहा है, हिंदी में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे जब आप जाइएगा CBT मोड में आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपके सामने इधर एक राइट साइड में ऊपर की तरफ लैंग्वेज का बटन रहेगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स रहेगा, यहाँ से आप चुन सकिएगा हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको इस प्रश्न को इंग्लिश में देखना है तो यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये प्रश्न आपको इंग्लिश में शो हो जाएगा। या फिर ऐसा भी होता है, बहुत सारे इंटरफेस में ऐसा रहता है कि इसी में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा। ऊपर आपको हिंदी या ऊपर आपको इंग्लिश, या फिर नीचे हिंदी या इंग्लिश देखने को मिलेगा। यानी कि एक ही स्क्रीन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इधर एक स्लाइड बटन रहेगा जिसको आप स्क्रॉल करके नीचे करके प्रश्न को हिंदी या इंग्लिश में करके देख सकते हैं। तो 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, एक इधर ड्रॉप डाउन बॉक्स रहेगा जहां से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, दूसरा स्लाइडिंग वाला सिस्टम रहेगा, एक ही स्क्रीन फेस में दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे। तो जो आपको इंटरफेस दिया जाए उसके अनुसार से आपको देखते चलना है। अमूमन होता यही है कि एक ही इंटरफेस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहते हैं, और यहाँ स्लाइड को स्क्रॉल करके नीचे करके आपको प्रश्न को पूरा पढ़ लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली किसानों के ऊपर लागू हुई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा कर वसूलने वाली प्रथा थी जिसका बहुत विरोध किया था किसानों ने। अगला प्रश्न लेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है और लगभग अधिकतर स्टूडेंट्स को पता भी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आप हमें कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है तो। और यहाँ पे जो प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही संबंधित है।
जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो एक जांच कमेटी बैठाई गई थी। तो उस जांच कमेटी का जो गठन किया गया था उसका नाम क्या था, उसके हेड कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष हंटर महोदय थे और उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम हंटर समिति पड़ा था। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये काफ़ी आसान सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 28 दिसंबर 1885 इसका सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी नामक स्थान पर कब पहुंचे थे? गांधी जी ने नमक कानून से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक वो पैदल गए थे, पैदल मार्च उन्होंने किया था अपने बहुत सारे साथियों को लेकर के। 24 दिन लगभग लगे थे उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका आंसर दें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी नामक स्थान पर कब पहुंचे थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 को उन्होंने यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को वे पहुंच गए थे दांडी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। नमक कानून वहाँ पे लगा दिया गया था उस टाइम पे अंग्रेज़ों के द्वारा। देखिए भारत में नमक बनाना बहुत ही आसान था। समुद्री जल को सुखा करके लोग नमक बना लेते थे और इस कारण से नमक काफ़ी सस्ता थी। अंग्रेज़ों ने जब इसे देखा तो उन्होंने नमक कानून बना दिया, नमक बनाना गैर कानूनी घोषित कर दिया भारत के लोगों के द्वारा। इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण नमक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गांधी जी ने इसका विरोध किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी नमक सत्याग्रह से ही शुरू हुई। गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, यहाँ पे मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, साबरमती आश्रम उनके आश्रम का नाम था। वहाँ से दांडी तक की यात्रा इन्होंने पैदल प्रारंभ की थी। 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्री जल से नमक बनाया और इस प्रकार से उन्होंने नमक कानून का विरोध किया। अहिंसक रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला लौह कारखाना स्थापित किया गया था 1912 ईस्वी में। और किसने स्थापित किया था? जमशेद जी टाटा ने, जिसके नाम पे जमशेदपुर टाटा नगर है। ठीक है, टाटा शहर है और टाटा में ही प्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित की गई थी। और टाटा कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो लौह इस्पात कारखाना 1912 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप क्या होता है? तो जो कोयले के खदान में काम करते हैं मजदूर, तो कोयले की खदान में रोशनी पर्याप्त नहीं होती है और वहाँ पर प्रारंभ में आग जलाई जाती थी और लोहे के खदानों में मीथेन गैस होती है, जिसकी वजह से आग लगने की दुर्घटनाएं हुआ करती थी और बहुत सारे मजदूरों की जल जाने से मृत्यु भी हो गई थी। तो कोयला के खदानों में एवं अन्य खदानों में एक बड़ी समस्या थी कि वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाए। तो इसका सॉल्यूशन हम्फ्री डेवी ने किया। उन्होंने एक ऐसे लैंप का आविष्कार किया जो बाहर की गैसों से अभिक्रिया नहीं करती थी। तो यहाँ पे सही आंसर हम्फ्री डेवी है। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बात करें पहली जूट मिल की। ठीक है, देखिए पहली जूट मिल, पहली सूती वस्त्र की मिल, कॉटन मिल ये अलग है, कॉटन अलग है, जूट अलग है। तो जूट मिल सबसे पहला स्थापित किया गया था बंगाल में। बंगाल में एक जगह है रिसरा, तो रिसरा नामक स्थान पे जूट मिल स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 1855 ईस्वी में। भारत में पहली जूट मिल बंगाल में रिसरा नामक स्थान में 1855 ईस्वी में खोली गई थी। अगला प्रश्न है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? भूमिगत रेल जिसको हम लोग मेट्रो रेल के नाम से भी जानते हैं, तो लंदन में इसकी शुरुआत कब हुई थी? लंदन में इसकी शुरुआत 1863 ईस्वी में हुई थी, 1863। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के ने निम्न में से किस फिल्म का निर्माण किया था? और ये फिल्म
पहली फिल्म भी मानी जाती है? इसका सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म, है ना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? गाँवों में, कस्बों में, गंजों में या फिर नगरों में? तो इसका सही आंसर नगरों में। जनसंख्या सर्वाधिक नगरों में पाई जाती है और इसलिए नगरों की जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। अगला सवाल है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? बृहत उत्पादन मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे करना, बहुत ज़्यादा कम समय में अधिक उत्पादन करना, ये बृहत उत्पादन व्यवस्था कहलाती है। और इसकी शुरुआत अमेरिका के अंदर हुई थी और इसको शुरू करने वाले हेनरी फोर्ड थे, जो कार बनाने की कंपनी इन्होंने शुरुआत की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में बृहत उत्पादन व्यवस्था अपनाई गई। इसके प्रणेता हेनरी फोर्ड थे और ये इनकी कार काफ़ी प्रसिद्ध है, मर्सिडीज। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बहुत सारे इसके कारक थे, बहुत सारे इसके फैक्टर्स थे। आप इतिहास की किताब में पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, जो खाद्यान्न का बहुत अधिक उत्पादन कर दिया गया था वो मार्केट में आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा उनका मूल्य गिर गया, खरीदार कोई नहीं मिलता था। इस वजह से आर्थिक महामंदी की स्थिति उत्पन्न हुई थी 1929 में, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। रेशम मार्ग, रेशम वस्त्र का उत्पादन चीन में शुरू किया गया था और इसके पीछे भी एक कहानी आप लोगों ने सुनी हुई होगी कि रेशम के तंतु का आविष्कार कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ। तो चीन में एक महारानी थी, उनके द्वारा इसके तंतु खोजे गए। शहतूत के बगीचे में वो टहल रही थी, इसकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो चीनी लोगों ने बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक इसको छुपाए रखा, रेशम वस्त्र के निर्माण की कला को। लेकिन जब व्यापार बाहर होने लगा, लोगों को पता चला, तो रेशम मार्ग पहले एक बना। जो रेशम के व्यापारी थे वो अपने रूट से जाते थे और जहाँ जहाँ व्यापार करते थे उसको रेशम मार्ग कहा गया। तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से आरंभ होता था, क्योंकि रेशम का उत्पादन चीन में ही होता था। अगला प्रश्न लेंगे, मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? मुद्रण मतलब छपाई कला। तो सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, ये सवाल है। तो ये सबसे पहले चीन में ही प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। पहला ऑप्शन सही है, गुटेनबर्ग। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में, कब? 1450 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। छापाखाना का आविष्कार किया। इसमें छपने वाली प्रथम पुस्तक बाइबिल थी और कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापाखाना का प्रचार प्रसार किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। पुर्तगालियों के आगमन के साथ भारत में छपाई की कला आई थी। 16वीं शताब्दी में गोवा में जेसुइट धर्म प्रचारकों ने सबसे पहला छापाखाना खोला था। अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ से आपका आ गया भूगोल का। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये काफ़ी आसान सा सवाल भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयले की मात्रा सीमित है और ये आने वाले कुछ वर्षों में, 100-150 वर्षों में इसके भंडार समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। इसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। तो इसीलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगला सवाल लेंगे, क्योटो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन, तो क्योटो सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था।
अगला सवाल है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किसको कहते हैं? तो सोपानी कृषि का मतलब है कि पहाड़ के ढलान पर सीढ़ीनुमा खेती, आप लोगों ने तस्वीर में देखी होगी, तो सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ों के ढलान पे बना करके खेती की जाती है, इसको सोपानी कृषि कहते हैं। और ये प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में यह प्रचलित है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। क्या है? रेगुर, दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। यहाँ पर एक और छूट गया है, प्रिंट ही नहीं हो पाया है, बहुत सारी प्रॉब्लम। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर, देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने ही कहा था भारत का मंदिर है कौन? बांध। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन का मतलब भूमिगत जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लेना, जिसके कारण एक ऐसे खास तत्व का संकेंद्रण, यानी कि उसका जो घुलनशीलता की मात्रा है उसमें गाढ़ापन आ गया है, उसकी मात्रा बढ़ गई है, वो कौन सा तत्व है? और इसके कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और जिसमें दिव्यांगता, दांतों का जल्दी से झड़ जाना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में वन का फैलाव लगभग 7% क्षेत्र पे है, 7%। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। किससे? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए अगला सवाल लेंगे। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? उद्योगों की जननी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट ये खनिज है, और इसके कारण बहुत से अलग अलग उद्योग चलते हैं। इसका सही आंसर है लोहा, तीसरा ऑप्शन। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्या है सीमेंट उद्योग का? तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट का निर्माण ऑब्वियसली चूने पत्थर के द्वारा होता है, तो चूना पत्थर यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक लौह युक्त खनिज है? खनिज के अलग अलग प्रकार होते हैं, इसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। धात्विक में भी 2 प्रकार होता है, एक लौह धात्विक और दूसरा अलौह। तो लौह युक्त खनिज में कुछ प्रमुख खनिज हैं, उन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, बुक में सारा कुछ दिया हुआ है। तो लौह युक्त खनिज यहाँ पे बताना है कि 4 में से कौन है। इसका सही आंसर है मैग्नीज। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत, ये 2 प्रमुख स्रोत हैं, और इनमें फिर अलग अलग रूप में बांटा गया है। तो पारंपरिक स्रोत में जहाँ तापीय ऊर्जा आती है, जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम एवं कोयला के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना ये प्रमुख है, तो ये पारंपरिक हो गया। लेकिन गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक का मतलब नवीन, जो नया ऊर्जा का स्रोत आया है, जिसमें नवीकरणीय संसाधन प्रमुख हैं, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। चौथा ऑप्शन सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है।
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला, कोयले के 4 मुख्य प्रकार है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रेसाइट। इनमें से सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम, ऑप्शन हैं डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा झारखंड में है। झूम कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो झूम कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें जो खेत में खरपतवार उगाते हैं उनको जला दिया जाता है, फिर खेत की जुताई कर दी जाती है, तो जो भी खरपतवार थे वे खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती असम में ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो भोपाल त्रासदी जो घटित हुई थी, जिसमें एक खतरनाक गैस लीक हो गई थी, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला सवाल लेंगे, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग में है सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र। तो इसमें सीमेंट कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। 1986, 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? डाक क्षेत्र, पोस्टल है ना, डाक विभाग। तो भारत को कुल कितने पोस्टल जोन में बांटा गया है? तो टोटल 8 पोस्टल जोन में बांटा गया है। कामर झील कहाँ है? तो कामर झील बिहार में है, और बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय जिले में। चौथा ऑप्शन सही। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ 1954 में हुआ था, 1954 ईस्वी में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर जिले में है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ हैं? तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना गंगा के द्रोणी क्षेत्र में है। आखिरी सवाल लेते हैं आज के इस क्लास का, अभ्रक की सर्वोत्तम कोटि क्या है? अभ्रक के भी अलग अलग कोटि होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि कोयले के प्रकार अलग अलग हैं, उसी प्रकार से अभ्रक के भी अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है ये बताना है। सबसे अच्छा क्वालिटी का कौन सा है? तो सबसे अच्छे क्वालिटी का अभ्रक होता है मस्कोवाइट, मस्कोवाइट, जिसे बंगाल रूबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल रूबी भी कहा जाता है। बायोटाइट, फ्लोगोफाइट, ये दोनों भी अभ्रक के ही प्रकार हैं, लेकिन मस्कोवाइट सबसे अच्छे क्वालिटी का है। मस्कोवाइट उच्च कोटि का अभ्रक होता है, इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, सोशल स्टडीज़ से अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने। क्लास अच्छा लगा है तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर देंगे। आप लोग जितने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, ताकि आपको इस क्लास के और आने वाले सभी क्लासेस के PDF प्रोवाइड कराया जा सके। बिल्कुल इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, टोटल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए, और मिलते फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।